सूरज ने सोचा था कि फ्लैट नंबर 13 उसकी जिंदगी बदल देगा, मगर रिया की आंखें सफेद हो गईं और वो बोली चले जाओ। मगर सूरज को नहीं पता था कि उसकी पत्नी अब अकेली नहीं थी। सूरज एक ऐसा लड़का जिसका दिल हमेशा कुछ बड़ा करने की चाह रखता था। किशनपुरा, राजस्थान का एक छोटा सा गांव जहां चारों तरफ खेत खलिहान, पुराने बरगद के पेड़ और वो मिट्टी की खुशबू जो दिल को सुकून देती थी। यहीं सूरज का घर था। उसके साथ रहते थे उसके मम्मी पापा, उसकी छोटी बहन काव्या और उसकी नई नई शादीशुदा पत्नी रिया। सूरज की जिंदगी सीधी सादी थी। गांव में उसका छोटा सा किराने का बिजनेस था जिससे घर चल जाता था, मगर उसका मन हमेशा कुछ और करने को बेचैन रहता था। वो चाहता था कि वो अपने परिवार को वो जिंदगी दे जिसके बारे में वो सिर्फ सपने देखते थे। एक दिन सूरज के पास एक फोन आया जयपुर की एक बड़ी कंपनी से। उसका रिज्यूमे किसी ने देखा था और उन्हें सूरज का काम पसंद आया। फोन पर दूसरी तरफ की आवाज ने कहा, सूरज, हमें तुम्हारा प्रोफाइल पसंद आया है, क्या तुम जयपुर आकर हमसे मिल सकते हो? सूरज के लिए ये किसी सपने जैसा था। जयपुर, वो शहर जहां लोग अपने सपनों को हकीकत में बदलने आते हैं। उसने तुरंत हाँ कर दी। जब उसने ये खबर अपने परिवार को बताई तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई। उसके पापा ने गर्व से उसका कंधा थपथपाया और कहा, बेटा, तूने हमारा नाम रोशन कर दिया। मम्मी ने मिठाई बनाई और काव्या तो उछल उछल कर बोल रही थी, भैया, अब तो मैं भी जयपुर जाऊंगी, वहां के मॉल्स, बाजार सब देखूंगी। रिया, जो हमेशा सूरज के हर फैसले में उसका साथ देती थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, सूरज, ये तो हमारी जिंदगी का नया चैप्टर है। जयपुर की लाइफ, सोचो कितना मजा आएगा। गांव में भी ये खबर आग की तरह फैल गई। पड़ोसी, रिश्तेदार सब सूरज की तारीफ कर रहे थे। अरे सूरज तो कमाल कर गया, जयपुर में जॉब, बेटा तू तो बहुत आगे निकल गया, ऐसे ही मेहनत करता रहे। सूरज का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। वो मन ही मन सोच रहा था, हाँ, अब मैं अपने परिवार को वो सब दूंगा जो वो डिजर्व करते हैं। मगर जयपुर जाने का मतलब था गांव छोड़ना, अपने घर से दूर जाना। सूरज ने रिया और काव्या से कहा, तुम लोग 10 से 15 दिन बाद आना, मुझे पहले वहां सेटल होने दो। घर ढूंढना होगा, ऑफिस का काम समझना होगा। रिया ने हंसते हुए उसका मजाक उड़ाया, अच्छा मिस्टर जयपुर, जाओ पहले अपनी दुनिया बसा लो, हम बाद में आते हैं। काव्या ने शरारती अंदाज में कहा, भैया, मगर अच्छा सा घर ढूंढना जिसमें मेरे लिए बड़ा सा कमरा हो। सूरज ने हंसकर वादा किया, बिल्कुल, मेरी राजकुमारी के लिए महल ढूंढूंगा। सूरज जयपुर पहुंचा। शहर की चमक दमक, ऊंची ऊंची इमारतें और वो हलचल भरी जिंदगी उसे एकदम नई दुनिया में ले आई। उसने अपनी कंपनी ज्वाइन की। वहां के लोग अच्छे थे। कुछ सीनियर्स ने उसे सलाह दी कि जयपुर में घर ढूंढने के लिए क्या करना चाहिए। सूरज को एक अच्छा सा फ्लैट चाहिए था। वो पीजी तो ले नहीं सकता था क्योंकि रिया और काव्या के साथ उसे रहना था। उसने सोचा, एक ऐसा घर चाहिए जो हमारा अपना सा लगे। सूरज ने जयपुर की गलियों में घर ढूंढना शुरू किया, मगर ये काम इतना आसान नहीं था। कोई फ्लैट बहुत महंगा था तो कोई बहुत छोटा। कुछ फ्लैट्स तो ऐसे थे कि दीवारों में सीलन थी, पेंट उखड़ा हुआ था और बिजली के तार लटक रहे थे। सूरज परेशान हो गया। वो सोचता, यार, इतने बड़े शहर में एक अच्छा सा घर नहीं मिल रहा, मैं रिया और काव्या को क्या मुंह दिखाऊंगा। आखिरकार उसने ऑनलाइन कुछ प्रॉपर्टी साइट्स चेक करने का फैसला किया। देर रात तक वो फोन पर फ्लैट्स की तस्वीरें देख रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी एक फ्लैट पर, फ्लैट नंबर 13, एक पुरानी हवेली को रेनोवेट करके बनाई गई सोसाइटी में। तस्वीरों में वो फ्लैट किसी महल से कम नहीं लग रहा था। चमकता हुआ संगमरमर का फर्श, मॉडर्न डिजाइन की दीवारें और वो इंटीरियर जो किसी 5 स्टार होटल जैसा था। मगर सबसे हैरानी की बात थी उसका किराया, इतना कम कि सूरज को यकीन ही नहीं हुआ। वो सोच में पड़ गया, इतना शानदार फ्लैट और इतने कम दाम में, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। उसने तुरंत ओनर का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से एक भारी गंभीर आवाज आई, हेलो, मैं ठाकुर रघुवीर सिंह बोल रहा हूँ। सूरज ने अपना परिचय दिया और फ्लैट के बारे में पूछा। ठाकुर साहब ने कहा, बेटा, ये मेरी पुरानी हवेली का हिस्सा है, मैंने इसे रेनोवेट करवाया है, तुम कल आकर फ्लैट देख सकते हो। अगले दिन सूरज उस हवेली के पते पर पहुंचा। बाहर से हवेली पुरानी लग रही थी, जैसे कोई 100 साल पुराना राजसी ठिकाना। ऊंची ऊंची दीवारें, नक्काशीदार दरवाजे और वो सन्नाटा जो शहर की हलचल से बिल्कुल अलग था। मगर अंदर कदम रखते ही सूरज हैरान रह गया। हवेली का वो हिस्सा
जहां फ्लैट्स बनाए गए थे एकदम नया और चमकदार था। ठाकुर रघुवीर सिंह एक बुजुर्ग शख्स जिनके चेहरे पर समय की लकीरों के साथ एक अजीब सी गंभीरता थी, सूरज को फ्लैट नंबर 13 दिखाने ले गए। जैसे ही सूरज ने फ्लैट में कदम रखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो तस्वीरें जो उसने ऑनलाइन देखी थीं, हकीकत में उससे भी ज्यादा खूबसूरत थी। लकड़ी की अलमारी, चमकती हुई लाइट्स और वो खुली खुली सी खिड़कियां जिनसे हल्की हल्की हवा आ रही थी। सूरज के लिए ये किसी सपने जैसा था। उसने ठाकुर साहब से पूछा, सर इतना आलीशान फ्लैट और इतने कम दाम में कोई बात तो नहीं है ना? ठाकुर साहब ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा यह हवेली मेरे पूर्वजों की है। इस फ्लैट में मेरी बेटी रहती थी, मगर अब वो विदेश चली गई है। मैं नहीं चाहता कि यह खाली पड़ा रहे। मुझे बस ऐसा किराएदार चाहिए जो परिवार वाला हो, जो इस हवेली का सम्मान करे। तुम तो अच्छी नौकरी करते हो, अपनी बीवी और बहन के साथ रहोगे, मुझे तुम ठीक लगे। सूरज को बात झंझ गई। उसने तुरंत डील फाइनल कर दी। उसने सोचा, इतना अच्छा फ्लैट और इतने कम दाम में, ये तो मेरे लिए लॉटरी लग गई। उसने रिया को फोन किया और खुशी से चिल्लाया, रिया मैंने कमाल का फ्लैट ढूंढ लिया। हाँ, तुम और काव्या जल्दी जयपुर आ जाओ। मगर दोस्तों, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। सूरज को अभी नहीं पता था कि फ्लैट नंबर 13 के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। सूरज, रिया और काव्या जब फ्लैट नंबर 13 में शिफ्ट हुए तो पहले कुछ दिन मानो सपनों जैसे थे। फ्लैट की चमक दमक, वो आलीशान इंटीरियर और वो सन्नाटा जो हवेली की मोटी दीवारों की वजह से बाहर की दुनिया से बिल्कुल काट देता था, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। रिया ने घर को अपने तरीके से सजाना शुरू कर दिया। उसने खिड़कियों पर रंग बिरंगे पर्दे लगाए, किचन में अपने गांव से लाए मसाले सजाए और लिविंग रूम में एक छोटा सा मंदिर बनाया जहां वो हर सुबह दिया जलाती थी। काव्या जो जयपुर के कॉलेज में एडमिशन की तैयारी कर रही थी, अपने कमरे में किताबें और पोस्टर सजा रही थी। और सूरज, वो अपनी नई जॉब में पूरी तरह डूब गया था। ऑफिस में उसका काम अच्छा चल रहा था और बॉस उसकी तारीफ कर रहे थे। रिया ने एक दिन हंसते हुए सूरज से कहा, सूरज तुमने तो कमाल कर दिया, इतना खूबसूरत फ्लैट और इतने कम दाम में। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम जयपुर में ऐसे रह रहे हैं। काव्या ने कहा, हाँ भैया, ये तो किसी फिल्म के सेट जैसा है। मेरी सहेलियां जब आएंगी ना तो जल भुन जाएंगी। सूरज ने हंस कर कहा, बस मेरी राजकुमारी और रानी को खुश देखकर मुझे सुकून है। अब तुम लोग इस घर को और प्यारा बनाओ। मगर दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और इस फ्लैट की चमक के पीछे कुछ ऐसा था जो धीरे धीरे सामने आने वाला था। सबसे पहले काव्या को कुछ अजीब लगा। वो अपने कमरे में देर रात तक पढ़ाई कर रही थी। उसका नया कॉलेज शुरू होने वाला था और वो कुछ नोट्स तैयार कर रही थी। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ उसकी पेन की खरखराहट और बाहर से आने वाली हल्की हवा की आवाज। तभी उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसका दिल धक से रह गया। उसने किताब से नजर उठाकर इधर उधर देखा, मगर कमरा खाली था। खिड़की पर पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे, मगर खिड़की तो बंद थी। काव्या ने खुद को तसल्ली दी, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ, नया घर है, आदत पड़ जाएगी। उसने पढ़ाई फिर शुरू की, मगर मन नहीं लगा। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई कोने में खड़ा है, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। अगली रात फिर वही। काव्या अपने बिस्तर पर थी, फोन स्क्रॉल कर रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई खिड़की के पास खड़ा है। उसने धीरे से सिर उठाया। पर्दे फिर हिल रहे थे, मगर इस बार हवा का कोई नामो निशान नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके खिड़की की तरफ देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। सिर्फ वो पुराना दर्पण जो कमरे के एक कोने में रखा था, उसकी तरफ चमक रहा था। काव्या ने जल्दी से लाइट ऑन की और रिया के पास भाग गई। दीदी, मुझे डर लग रहा है, काव्या ने कांपती आवाज में कहा। मेरे कमरे में कुछ ठीक नहीं है, ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा हो। रिया ने उसे गले लगाया और हंसते हुए कहा, अरे पगली, नया घर है ना, तुझे आदत नहीं है। ये पुरानी हवेली है, शायद हवा का कोई रास्ता होगा, चल सो जा। मगर काव्या का मन नहीं माना। वो रिया के कमरे में ही सो गई। कुछ दिन बाद रिया को भी कुछ अजीब महसूस हुआ। वो किचन में खाना बना रही थी। दोपहर का वक्त था और सूरज ऑफिस में था। काव्या अपने कॉलेज के फॉर्म्स भरने गई थी। रिया अकेली थी। उसने गैस पर सब्जी चढ़ाई और चाकू से प्याज काटने लगी। तभी उसे लगा कि कोई पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा
मगर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं, मगर जैसे ही वो फिर से प्याज काटने लगी उसे एक ठंडी सांस अपनी गर्दन पर महसूस हुई। वो चौंक कर पीछे मुड़ी मगर फिर भी कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से चाकू रखा और लिविंग रूम में आ गई। वहां वो पुराना दर्पण था जो हवेली के साथ ही फ्लैट में आया था। रिया ने उसमें अपनी परछाई देखी मगर एक पल के लिए उसे लगा कि उसकी परछाई के पीछे कोई और खड़ा है। वो डर के मारे चिल्ला पड़ी और दर्पण से दूर हट गई। उसने सूरज को फोन किया और कहा, सूरज, मुझे इस फ्लैट में कुछ अजीब लग रहा है, मैं अकेले डर रही हूँ। सूरज ने उसे शांत किया। रिया, तुम टेंशन मत लो, मैं आज जल्दी घर आ जाऊंगा। शायद तुम नई जगह की वजह से परेशान हो। मगर सूरज के मन में भी अब एक हल्का सा शक जागने लगा था। एक रात सूरज ऑफिस से देर से लौटा। रिया और काव्या सो चुके थे। वो थका हुआ था मगर प्यास लगने की वजह से किचन में पानी लेने गया। जैसे ही उसने फ्रिज खोला उसे एक हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। वो रुक गया। आवाज किचन से नहीं बल्कि फ्लैट के उस कोने से आ रही थी जहां वो पुराना दर्पण रखा था। सूरज ने सोचा शायद हवा का शोर है, मगर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो धीरे धीरे दर्पण की तरफ गया। जैसे ही वो पास पहुंचा आवाज बंद हो गई। उसने दर्पण में अपनी परछाई देखी मगर एक पल के लिए उसे लगा कि उसकी परछाई कुछ देर तक हिली जबकि वो बिल्कुल स्थिर खड़ा था। वो अंदर तक डर जाता है। वो वहां से पीछे हटा और अपने कमरे में चला गया। सूरज ने यह बात किसी को नहीं बताई। उसे लगा कि शायद वो थक गया है और उसका दिमाग उससे मजाक कर रहा है। मगर अगले दिन रिया ने फिर कुछ अजीब देखा। वो बाथरूम में थी, अपने बाल संवार रही थी। शीशे में उसने अपनी परछाई देखी मगर एक पल के लिए उसकी परछाई के पीछे एक और आकृति नजर आई। वो औरत थी जिसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। रिया ने पलट कर देखा मगर वहां कोई नहीं था। उसका दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे लगा वो बाहर निकल आएगा। उसने सूरज से कहा, सूरज, मैं अब इस फ्लैट में नहीं रहना चाहती, कुछ गलत है यहाँ। सूरज ने हंसकर बात टाल दी। अरे रिया, तुम भी काव्या की तरह डरने लगी। ये बस नई जगह की आदत है। मगर अब सूरज के मन में भी शक गहराने लगा था। उसने सोचा कि वो ठाकुर रघुवीर सिंह से बात करेगा। अगले दिन सूरज ठाकुर साहब से मिलने गया। ठाकुर साहब हवेली के नीचे की मंजिल पर रहते थे जहां उनका पुराना कमरा था जो हवेली के पुराने हिस्से में था। सूरज ने उनसे पूछा, सर, यह फ्लैट तो बहुत अच्छा है मगर आपने इसे इतने कम दाम में क्यों दिया? कहीं कोई बात तो नहीं है? ठाकुर साहब ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, यह हवेली मेरे पूर्वजों की है। इस फ्लैट में मेरी बेटी रहती थी। वो अब विदेश में है और मैं नहीं चाहता कि यह फ्लैट खाली पड़ा रहे। मुझे बस अच्छे लोग चाहिए थे जो इसकी कीमत समझे। ठाकुर साहब की बात सुनकर सूरज को जवाब तो मिला मगर उसका मन नहीं माना। उनकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो कुछ छुपा रहे हों। सूरज ने सोचा कि वो इस हवेली के बारे में और पता करेगा। उसने अपने ऑफिस के दोस्त विक्रम से बात की जो लोकल का रहने वाला था। विक्रम ने हल्के से हंसते हुए कहा, सूरज, वो हवेली, उसका कुछ पुराना इतिहास है। लोग कहते हैं कि वहाँ कुछ अजीब चीजें होती हैं मगर मैंने तो कभी कुछ देखा नहीं। तू ज्यादा मत सोच। मगर अब सूरज के मन में डर और शक दोनों बढ़ने लगे। वो सोचने लगा, क्या मैंने गलत फ्लैट ले लिया? क्या इस हवेली में सच में कुछ गलत है? सूरज, रिया और काव्या अब उस फ्लैट में पूरी तरह सहमे हुए थे। दिन के उजाले में तो सब कुछ ठीक लगता था। जयपुर की चमक दमक, सूरज की नई नौकरी और रिया का घर को सजाने का उत्साह, ये सब उस डर को थोड़ा कम कर देता था। मगर जैसे ही रात ढलती, हवेली की मोटी दीवारों के बीच सन्नाटा गहराने लगता और उस सन्नाटे में कुछ ऐसा था जो उनके दिलों में खौफ पैदा कर रहा था। काव्या को अब रात में अपने कमरे में अकेले रहना मुश्किल लग रहा था। वो हर रात रिया और सूरज के कमरे में आकर सोने लगी थी। एक रात वो फिर से अपने नोट्स के साथ मेज पर बैठी थी। कॉलेज का पहला दिन नजदीक था और वो कुछ जरूरी नोट्स तैयार कर रही थी मगर उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। उसे फिर से वही एहसास हुआ, कोई उसे देख रहा है। उसने कमरे में इधर उधर देखा मगर कुछ नहीं था। खिड़की बंद थी, पर्दे स्थिर थे, फिर भी उसे लगा कि कोई कोने में खड़ा है।
उसने हिम्मत जुटाकर उस पुराने दर्पण की तरफ देखा जो कमरे के एक कोने में रखा था। दर्पण में उसकी परछाई साफ दिख रही थी, मगर एक पल के लिए उसे लगा कि उसकी परछाई के पीछे एक और आकृति है, एक औरत जिसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे। काव्या के मुंह से चीख निकल गई। उसने किताबें फेंकी और भागकर रिया के पास गई। दीदी, काव्या की आवाज कांप रही थी। वो दर्पण, उसमें कुछ है, मैंने कुछ देखा। रिया ने उसे गले लगाया और कहा, काव्या शांत हो जा, तूने शायद सपना देखा। मगर काव्या ने जिद पकड़ ली। नहीं दीदी, मैं जाग रही थी। उस दर्पण में कोई औरत थी, वो मुझे देख रही थी। रिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसे याद आया कि उसने भी बाथरूम के शीशे में कुछ ऐसा ही देखा था। उसने सूरज को जगाया और बोली, सूरज, अब बहुत हो गया, इस फ्लैट में कुछ गलत है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। सूरज ने रिया को शांत करने की कोशिश की। रिया, तुम दोनों डर रही हो, शायद ये पुरानी हवेली का माहौल है, मैं कल ठाकुर साहब से फिर बात करूंगा। मगर उस रात सूरज ने भी कुछ ऐसा अनुभव किया जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। वो देर रात तक ऑफिस का काम कर रहा था। रिया और काव्या सो चुके थे। कमरे में सिर्फ उसकी लैपटॉप की रोशनी थी। तभी उसे एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। वो रुक गया। आवाज साफ थी, जैसे कोई धीमे धीमे कह रहा हो, ये मेरा घर है, तुम यहाँ क्यों हो? सूरज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, मगर कमरा खाली था। आवाज फिर आई, इस बार और करीब से, चले जाओ। सूरज ने हिम्मत जुटाकर लाइट्स ऑन की और पूरे फ्लैट में देखा। किचन, बाथरूम, काव्या का कमरा, सब खाली। मगर जब वो लिविंग रूम में पहुंचा, जहां वो पुराना दर्पण रखा था, उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। इस बार वो साफ थी, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। ये मेरा घर है। सूरज ने पलटकर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उसने दर्पण की तरफ देखा और एक पल के लिए उसे अपनी परछाई के पीछे एक और आकृति दिखी। एक औरत जिसके चेहरे पर उदासी थी और आंखें खाली। सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पीछे हटा और अपने कमरे में भाग गया। उस रात सूरज की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार सोच रहा था कि क्या ये सब उसका वहम है या सच में इस फ्लैट में कुछ गलत है। सुबह होते ही उसने ठाकुर रघुवीर सिंह से मिलने का फैसला किया। वो हवेली के नीचे वाले हिस्से में गया जहां ठाकुर साहब रहते थे। ठाकुर साहब एक पुराने लकड़ी के दरवाजे के पीछे अपने कमरे में बैठे थे। उनके चेहरे पर वही गंभीरता थी, मगर इस बार उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। सूरज ने साफ साफ पूछा, सर, इस फ्लैट में कुछ तो गलत है। हमें अजीब अजीब चीजें महसूस हो रही हैं। रात को आवाजें आती हैं और वो दर्पण, उसमें कुछ दिखता है। ठाकुर साहब का चेहरा एक पल के लिए पीला पड़ गया। वो हकबकाए, फिर हल्के से मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम ज्यादा सोच रहे हो। ये पुरानी हवेली है। इन पुराने घरों में आवाजें आती रहती हैं। हवा का शोर, लकड़ी का चरमराना, ये सब आम है। मगर सूरज को उनकी बातों में झूठ की बू आई। ठाकुर साहब की आंखें बार बार इधर उधर जा रही थी, जैसे वो कुछ छुपा रहे हो। सूरज ने कहा, सर, अगर कुछ है तो हमें बताइए। मेरी पत्नी और बहन डर रही हैं। ठाकुर साहब ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सूरज लौट आया, मगर उसका मन अब और बेचैन था। उसने अपने दोस्त विक्रम से फिर बात की। विक्रम ने गंभीर होकर कहा, सूरज, मैंने तुझसे पहले भी कहा था, उस हवेली का इतिहास कुछ ठीक नहीं है। लोग कहते हैं कि ठाकुर साहब की बेटी माया उसी फ्लैट में रहती थी और उसकी मौत उसी फ्लैट में हुई थी। कुछ गलत हुआ था उसके साथ। ज्यादा मत सोच, मगर सावधान रह। सूरज का दिल धक से रह गया। माया? ठाकुर साहब ने तो कहा था कि उनकी बेटी विदेश में है। फिर ये मौत की बात क्या थी? उसने रिया और काव्या को ये बात नहीं बताई क्योंकि वो उन्हें और डराना नहीं चाहता था। मगर अब उसे यकीन होने लगा था कि फ्लैट नंबर 13 में कुछ न कुछ गलत है। उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सूरज को पूरी तरह हिला दिया। रिया और काव्या सो चुके थे। सूरज लिविंग रूम में अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। रात के करीब 2 बज रहे थे। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा और उसका खून जम गया। रिया वहां खड़ी थी, मगर उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक ठंडी खाली नजर। वो धीरे धीरे सूरज की तरफ बढ़ी और धीमी डरावनी आवाज में बोली,
ये मेरा घर है, तुम यहाँ क्यों हो? सूरज के होश उड़ गए। उसने रिया को हिलाया। रिया, तुम्हें क्या हुआ? जागो। मगर रिया बेसुध थी। वो बार बार वही बोल रही थी, चले जाओ, ये मेरा घर है। सूरज ने उसे पकड़कर बिस्तर पर लिटाया। उसका शरीर ठंडा था, जैसे उसमें जान ही ना हो। सूरज का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। क्या रिया नींद में चल रही थी या फिर कुछ और? वो रात सूरज ने जागकर गुजारी। उसका मन बार बार उस दर्पण की तरफ जा रहा था। वो फुसफुसाहट और अब रिया का वो डरावना रूप। उसे अब यकीन हो गया था कि इस फ्लैट में कोई ऐसी शक्ति है जो उन्हें यहाँ नहीं चाहती। सूरज की आंखों में उस रात नींद नहीं थी। रिया का वो डरावना रूप, उसकी ठंडी सफेद आंखें और वो फुसफुसाहट जो अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, ये सब उसे पागल कर रहा था। वो बिस्तर पर बैठा था, रिया को देख रहा था जो अब गहरी नींद में थी। उसका चेहरा शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर सूरज का दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। काव्या भी रिया के बगल में सिमटकर सो रही थी, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के पास डर से छुपता है। सूरज ने सोचा, मैं अपनी बहन और पत्नी को इस खतरे में नहीं डाल सकता। सुबह होते ही ठाकुर साहब से सारी बात करूंगा। सुबह का इंतजार मानो सदियों जितना लंबा था। जैसे ही सूरज ने खिड़की से बाहर देखा और सूरज की पहली किरण हवेली की मोटी दीवारों पर पड़ी, उसने राहत की सांस ली। उजाला हमेशा डर को थोड़ा कम कर देता है, मगर सूरज का मन अब भी बेचैन था। उसने रिया और काव्या को जगाया और बोला, आज मैं ठाकुर साहब से सारी बात करूंगा। हमें इस फ्लैट में और नहीं रहना। रिया ने सिर्फ सिर हिलाया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। काव्या ने कांपती आवाज में कहा, भाई, मैंने कहा था ना, वो दर्पण, उसमें कुछ है। मैं अब उस कमरे में अकेले नहीं जाऊंगी। सूरज ने दोनों को तसल्ली दी और ठाकुर रघुवीर सिंह के पास जाने के लिए तैयार हुआ। मगर उससे पहले एक और घटना ने उसे हिला दिया। काव्या सुबह अपने कमरे में कुछ सामान लेने गई। वो जल्दी जल्दी अपनी किताबें उठा रही थी ताकि जल्दी बाहर निकल आए। मगर जैसे ही उसने दर्पण की तरफ देखा, उसे फिर वही औरत दिखी। इस बार वो और करीब थी। उसके लंबे बिखरे हुए बाल और चेहरा जो खून से सना हुआ था। काव्या के मुंह से चीख निकली और वो भागकर बाहर आ गई। उसने सूरज को पकड़कर कहा, भाई, वो औरत, वो फिर दिखी। उसका चेहरा खून से भरा था। सूरज ने काव्या को गले लगाया और बोला, बस अब और नहीं, हम अभी ठाकुर साहब के पास जा रहे हैं। सूरज, रिया और काव्या तीनों ठाकुर साहब के कमरे की ओर गए। हवेली का वो हिस्सा जहां ठाकुर साहब रहते थे और भी पुराना और गंभीर लग रहा था। लकड़ी का भारी दरवाजा जिस पर पुरानी नक्काशी थी, खटखटाने पर एक गूंज पैदा कर रहा था। ठाकुर साहब ने दरवाजा खोला। उनकी आंखें थकी हुई थीं, जैसे वो भी रात भर सोए ना हो। सूरज ने गुस्से में कहा, सर, आपने हमें सच क्यों नहीं बताया? इस फ्लैट में क्या हुआ था? आपकी बेटी माया के साथ क्या हुआ? हमें रात को आवाजें सुनाई देती हैं, दर्पण में अजीब चीजें दिखती हैं, और मेरी पत्नी, वो रात को ऐसी बातें बोल रही थी जो वो कभी नहीं कह सकती। ठाकुर साहब का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो कुछ पल चुप रहे, फिर गहरी सांस लेकर कुर्सी पर बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। वो धीमे स्वर में बोले, बेटा, मैंने तुमसे झूठ बोला। माया मेरी बेटी, वो विदेश नहीं गई। उसकी मौत उसी फ्लैट में हुई थी। सूरज, रिया और काव्या स्तब्ध रह गए। ठाकुर साहब ने आगे बताया, माया एक पेंटर थी। उसे कला से प्यार था। वो अपनी पेंटिंग्स में अपनी दुनिया रचती थी। मगर मैं चाहता था कि वो वकील बने। मैंने उस पर बहुत दबाव डाला। मैं चाहता था कि वो हमारी खानदानी इज्जत को और ऊंचा करे, मगर वो अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। उनकी आवाज कांपने लगी। एक रात हमारा झगड़ा हुआ। मैंने उसे कहा कि अगर वो वकील नहीं बनेगी तो मैं उसे घर से निकाल दूंगा। उस रात माया ने उसी फ्लैट में खुद की जान ले ली। ठाकुर साहब की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद से वो फ्लैट वीरान पड़ा है। मैंने कई बार कोशिश की कि वहां रहूं,
उसकी यादों के साथ, मगर हर बार मुझे उसकी मौजूदगी महसूस होती थी। वो दर्पण, वो माया की सबसे पसंदीदा चीज थी। वो उसमें अपनी पेंटिंग्स देखा करती थी, अब वो उसी में दिखती है। सूरज का गुस्सा अब दुख में बदल गया। उसे ठाकुर साहब पर गुस्सा भी था, मगर उनका दर्द भी समझ आ रहा था। रिया ने कांपती आवाज में पूछा, तो आपने हमें यह फ्लैट क्यों दिया? आप जानते थे कि माया की आत्मा वहां है। ठाकुर साहब ने सिर झुकाकर कहा, मुझे लगा था कि माया सिर्फ मुझे डराती है, वो किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तुम परिवार वाले हो, मुझे लगा शायद वो तुम्हें स्वीकार कर ले, मगर मैं गलत था। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। सूरज का दिमाग सुन्न था। उसने कहा, आपको हमें पहले बताना चाहिए था। मेरी पत्नी और बहन की जान खतरे में थी। ठाकुर साहब ने सिर्फ सिर झुकाया और बोले, बेटा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दूसरा फ्लैट दिलवा दूंगा, मगर यह फ्लैट, इसे मैं अब किसी को नहीं दूंगा। सूरज ने उसी दिन फ्लैट छोड़ने का फैसला किया। उसने रिया और काव्या को लिया और अपने दोस्त विक्रम के सुझाए एक नए फ्लैट में शिफ्ट हो गया। वो नया फ्लैट जयपुर के एक आधुनिक इलाके में था, जहां हवेलियों का सन्नाटा नहीं बल्कि शहर की हलचल थी। मगर उस रात की यादें सूरज के साथ हमेशा रह गईं, खासकर वो पल जब रिया ने उसकी तरफ सफेद आंखों से देखा था, और काव्या की चीख जब उसने दर्पण में माया को देखा था। सूरज ने ठाकुर साहब से फिर कभी संपर्क नहीं किया। उसने सुना कि ठाकुर साहब ने फ्लैट नंबर 13 को हमेशा के लिए बंद कर दिया। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने उस दर्पण को भी हवेली से हटा दिया, मगर कोई नहीं जानता कि वो सचमुच कहां गया। आज सूरज, रिया और काव्या जयपुर में एक नई जिंदगी जी रहे हैं। सूरज की नौकरी अच्छी चल रही है। रिया ने अपने घर को फिर से अपने प्यार से सजाया है, और काव्या कॉलेज में अपनी पढ़ाई में मस्त है। वो अब हंसते खेलते हैं, मगर कभी कभी जब रात को सन्नाटा होता है, सूरज को वो फुसफुसाहट याद आती है, ये मेरा घर है। तो दोस्तों, ये थी सूरज की कहानी, एक ऐसी कहानी जो डर और दुख का मेल थी। माया की आत्मा शायद आज भी उस हवेली में भटक रही है, अपने सपनों को तलाशते हुए।